आज का हम लोगों का जो शीर्षक है वो है पेपर राइटिंग एंड प्लेगरिज्म। वस्तुतः ये जो विषय है आजकल काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इस जो शीर्षक है मेरा आज का, उसको मैं कुछ 2-3 भागों में बांटकर परिचर्चा में उसको यूज करूँगा। पहला तो इसके जो इंट्रोडक्शन है कि प्लेगरिज्म कैसे ओरिजिन हुआ, इसके कितने तरह होते हैं, कितने भाग होते हैं, ये भाग होगा उसका। और दूसरा भाग होगा कि इस पे यूजीसी का दिशा निर्देश क्या प्राप्त है, उसको कैसे बिहार में और भारत में, वस्तुतः पूरे भारत में और वस्तुतः बिहार में क्या उस पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। और तीसरा, प्लेगरिज्म टेस्ट का क्या आधार है, वो कैसे हम टेस्ट करते हैं। और चौथा, मेरे फेसबुक पे मुरारी सर ने एक शीर्षक डाला था, वो मुझे अच्छा लगा। जब मैंने इस क्लास के बारे में अपने पोस्ट को डाला फेसबुक पे, तो मुरारी सर ने पेपर राइटिंग एंड प्लेगरिज्म के आगे एक शब्द जोड़े थे। वो था शब्द पेंडेमिक। पेंडेमिक शब्द उन्होंने ऐड किया था वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे उनका जो ये था, विचार था, वो मैं समझ गया कि वो उस शब्द को उन्होंने क्यों डाला। तो उस शीर्षक पे भी हम आएंगे कि उन्होंने पेंडेमिक क्यों डाला। और मुरारी सर के बारे में मैं बतला दूं कि वो कई विदेश के विश्वविद्यालयों में अपने अध्ययन को पूरा किए हैं और अध्यापन कार्य को पूरा किए हैं। और अभी वो कुछ ही दिनों पहले पूर्णिया विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग से के विभागाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो सर्वप्रथम जो कोई भी जब हम शोध पत्र लिखते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, पहले उस पर हम चर्चा कर ले थोड़ी सी फंडामेंटल्स, फिर प्लेगरिज्म पे हम आएंगे। तो यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी है उसमें 2-4 पार्ट्स होते हैं किसी भी शोध पत्र में। सर्वप्रथम हम शीर्षक एक देते हैं, एक टाइटल होता है हमारे शोध पत्र का। तो वो टाइटल ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे शोध पत्र आ रहे हैं जिसमें टाइटल्स कुछ होते हैं और उसके अंदर फैक्ट्स कुछ और होते हैं। यानी उस शोध पत्र का जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, वो टाइटल से बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता है। ठीक है, कुछ मिलता जुलता होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच वो नहीं करता है। तो सर्वप्रथम जो हम शोध पत्र लिखते हैं या जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट ए रेलिवेंट टाइटल फॉर रिसर्च पेपर। तो उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए। जो टाइटल हम सेलेक्ट करते हैं उसकी एक रेलिवेंस होना चाहिए, और उसके रेलिवेंस के आधार पर ही वो रिव्यू के लिए पेपर्स जाता है। तो जो रिव्यूअर्स होते हैं उनको एक आउटलुक मिलता है कि ये किस आधार पे होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पेपर का नेचर क्या होगा। दूसरा जो उसका इम्पोर्टेंट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सामान्यतः देखा जाता है कि जो इंट्रोडक्शन लड़के लिख रहे हैं या जो रिसर्चर्स लिख रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन का जो उनका मेन वर्क होता है, हो सकता है कि वो जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हों उनके थीसिस के किसी पार्ट का हो,
इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो पेपर वहाँ पे लिखा जा रहा है उसके इंट्रोडक्शन से उनके पेपर के आउटकम का या उनके मेथड का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप डिटरमाइन नहीं होता है। यानी जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो उसमें दो तीन बातों का निश्चित रूप से आप ध्यान रखें कि पहला कि आपके हाइपोथेसिस क्या है और आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। उस पेपर का हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव ये दोनों उसके इंट्रोडक्शन में समाहित होने चाहिए, और फिर आप उस हाइपोथेसिस और उस ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में जो भी राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनली या इंटरनेशनली जो भी शोध कार्य संपादित हुए हैं उसका एक रेफरेंस, एक ब्रीफ रेफरेंस, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट थॉरो रेफरेंस उसमें डालें क्योंकि वो पेपर है, लेकिन हाँ थीसिस आप लिखते हैं तो वहाँ पे एक थॉरो अप टू डेट रेफरेंस होना चाहिए, एक थॉरो रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप पेपर जो प्रेजेंट कर रहे हैं, पेपर अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे उसका एक ये होना चाहिए कंप्लीट एक ब्रीफ, जो उससे रिलेटेड पेपर्स पब्लिश्ड हुए हैं उनका एक समीक्षात्मक एक वर्णन होना चाहिए। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन में के लास्ट पैरा में ये ज़रूर आ जाना चाहिए कि आप जो पेपर लिख रहे हैं या जिस पेपर को आप कंपाइल करने जा रहे हैं या सबमिट करने जा रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है, मेन वर्क डायरेक्शन है वो क्या है। यानी उसके माध्यम से आप अपने सोसाइटी को, मतलब उस विषय के सोसाइटी को, समाज को यहाँ पे बात नहीं हो रही है, आप उस विषय के सोसाइटी को आप क्या बतलाना चाह रहे हैं, क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है उसमें आपका मेथड एंड मेथडोलॉजी होता है, और मेथड एंड मेथडोलॉजी में आपको ये स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए कि आपने किस मेथड को यूज किया और किस मेथडोलॉजी के आधार पे आपने अपने पेपर को तैयार किया, या आपने जो प्राप्त किया, जो एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्स आपने जो प्राप्त किया उसका मेथडोलॉजी क्या है। तो मेथड एंड मेथडोलॉजी आपका स्पष्ट होना चाहिए, उसका जो रिप्रेजेंटेशन हो चाहिए वो साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मेथड और मेथडोलॉजी उचित नहीं है, यानी आपके रिसर्च डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में वो अगर परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपका जो रिसर्च फाइंडिंग्स होगा वो सही नहीं होगा, वो गलत हो सकता है, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है, ज़्यादा संभावना। तो मेथड एंड मेथडोलॉजी आपका होना चाहिए, और मेथड एंड मेथडोलॉजी में उसका साइटेशन जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेथड और मेथडोलॉजी लिख दिए उसमें साइटेशन नहीं दिया गया हो। साइटेशन का क्या महत्व है अभी हम लोग आगे प्लेगियरिज्म का पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो साइटेशन का भी जो इम्पोर्टेंट है, उसके चलते क्या परेशानियां हो सकती है, प्लेगियरिज्म के एनालिसिस में क्या परेशानियां हो सकती है, इसका हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन उसका साइटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जब मेथड एंड मेथडोलॉजी आप लिख लेते हैं तो आपका जो है फाइंडिंग आपका क्या है वो होना चाहिए। अब फाइंडिंग जो आपका होगा वो आपका अपना होता है। फाइंडिंग में साइटेशन की बहुत आवश्यकता नहीं है, और हम समझते हैं कि आपका फाइंडिंग आपका सेल्फ का फाइंडिंग है। अगर आपका फाइंडिंग सेल्फ है, सेकेंडरी डाटा पे आधारित नहीं है, क्योंकि जब आप अपने फाइंडिंग्स को एनालाइज करते हैं तो कभी कभी कुछ शोध कार्यों में सेकेंडरी डाटा का भी प्रयोग होता है। तो अगर आपने सेकेंडरी डाटा का प्रयोग नहीं किया है, अगर आपका प्राइमरी डाटा है, सोर्स आपका खुद का है, तो वहाँ पे किसी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, किसी साइटेशन की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपने सेकेंडरी डाटा का यूज किया है तो सेकेंडरी डाटा के
कंडीशंस में ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि आप उसके सोर्स को अपने पेपर में आप लिखें। सर कुछ हाइपोथेसिस के बारे में हम आएंगे सर, हाइपोथेसिस पे भी आएंगे सर। इसके पहले वाले क्लास में हालांकि हम हाइपोथेसिस के बारे में बोल चुके हैं, फिर भी आएंगे सर। मुरारी सर हाइपोथेसिस एंड टेंटेटिव एजम्पशन के बारे में लिख रहे हैं, आएंगे सर। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं, जो कंपोनेंट्स लिखते हैं वो जो कंपोनेंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे मेथड एंड मेथडोलॉजी में, वहाँ पे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और तब आप अपने डिस्कशन पे जाते हैं। अब डिस्कशन पे आप जो जाते हैं तो डिस्कशन में आपको ये बतलाना पड़ेगा कि आप जिस, सर सही लिखे हुए हैं, कि आप जिस हाइपोथेसिस को लेके चल रहे हैं, जिस हाइपोथेसिस के आधार पर आपने रिसर्च को डिज़ाइन किया, जिस हाइपोथेसिस के आधार पर आप अपने फाइंडिंग्स को प्राप्त किए, वो हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो रहा है या सेलेक्ट हो रहा है। रिजेक्शन और सिलेक्शन में हम अपने पहले भी एक क्लास लिए थे रिसर्च मेथडोलॉजी पे, और उसमें हमने आप लोगों को बतलाया था कि उसका जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे आपका थीसिस का सक्सेस और फेलियर डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी लड़कों को ये भ्रम होता है, मैंने पहले भी बतलाया था कि अगर मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो मेरा थीसिस का जो वर्क हुआ वो सक्सेस नहीं माना जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बतलाया है कि नहीं, हाइपोथेसिस रिजेक्शन इज ए गुड वर्क देन द हाइपोथेसिस अप्रूवल। जब आप स्टैटिस्टिक्स में जाइएगा, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करिएगा, तो वहाँ पे रिजेक्शन जो होता है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है एक्सेप्टेंस के बनिस्बत, क्योंकि एक्सेप्टेंस में पुनः रीचेक की संभावना होती है। लेकिन अगर आप रिजेक्शन कर देते हैं तो आप अपने नेक्स्ट आपके जो कलीग्स होंगे या जो सक्सेसर्स आएंगे, रिसर्च वर्कर्स जो आएंगे, उनके और कंट्री के या सोसाइटी के बहुत पैसे को रोक देते हैं, क्योंकि आप बतला देते हैं कि नो, द हाइपोथेसिस इज नॉट करेक्ट। तो फिर उधर अभी थोड़ा सा हम नहीं जाना चाहेंगे, हम प्लेगरिज्म और पेपर की तरफ ही ज़्यादा अपने आप को आज कन्फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, वहाँ जब आप डिस्कशन लिखेंगे तो आपके डिस्कशन में आपके जो फाइंडिंग्स हैं, उस फाइंडिंग के रेस्पेक्ट में आपका एनालिसिस क्या हो रहा है, आपके जो वर्क आ रहे हैं उस वर्क में आप हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव, आपने जो हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव अपने रिसर्च थीसिस के लिए या रिसर्च पेपर के लिए जो डिटरमाइन किया था, उसके रेस्पेक्ट में आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको किस ढंग से फाइंडिंग को आप एक्सप्लेन, आपका जो फाइंडिंग्स है वो रिसर्च हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो उसके पूरे एनालिसिस को आप लिखेंगे और तब वहाँ पे पुनः आप उस सारे साइटेशंस को यूज करेंगे जो आपके सपोर्ट में हो या जो आपके विरोध में हो। दोनों ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि जब आप पेपर में डिस्कशन में जा रहे हैं तो आपने सपोर्ट वाले साइटेशंस को और रेफरेंस को यूज करें और वो जो आपको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उसको आप यूज नहीं करें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्शंस वाले पेपर्स को भी, साइटेशंस को भी वहाँ पे यूज करना होगा और ये बतलाना होगा कि उस ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी आप अपने फाइंडिंग्स को वेटेज क्यों दे रहे हैं, क्या आधार है कि आप उस चीज़ को वेटेज दे रहे हैं। और तब आपको कंक्लूजन में जाना होगा। आप अपने कंक्लूजन में जाएंगे कि आपका कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या है,
आफ्टर डिस्कशन ऑन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव पेपर्स विथ रेस्पेक्ट टू योर फाइंडिंग्स। आपके फाइंडिंग्स के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पेपर्स क्या बोल रहे हैं, निगेटिव पेपर्स क्या बोल रहे हैं, इन सारे का डिस्कशंस आपको डिस्कशन में लेके आना होगा और तब आप कंक्लूजन के तरफ जाएंगे। और अगर कंक्लूजन के बाद आपको लगता है कि कोई सजेशंस आपके पास है, आपका रिसर्च कोई सजेशंस दे रहा है आपके एकेडमिया को या सोसाइटी को या नेशन को या आपके स्टेट को, तो आप अपने कंक्लूजन और सजेशंस को वहाँ पे लिखेंगे। तो मोर और लेस जो ये पेपर राइटिंग का मेथड है, यही पेपर राइटिंग का मेथड को जब आप इन होल एज ए होल आप कंपाइल करते हैं, इन टोटो जब आप कंपाइल करते हैं, तो ये आपका पूरा रिसर्च डिसर्टेशन या पीएचडी थीसिस के रूप में कंपाइल होता है। तो मोर और लेस ये एक ब्रीफ हमने समरी आपके सामने प्रेजेंट किया, जिसके आधार पे आप एक कंपोनेंट्स को, डिसर्टेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम चलते हैं थोड़ी सी आगे इस आज के व्याख्यान के सेकेंड स्टेप पे कि प्लेगियरिज्म के ऊपर। अब यहाँ पे जो भी रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस पर डिसर्टेशन की बात हो रही है या थीसिस की बात हो रही है, तो इसमें आजकल सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं प्लेगरिज्म की, जिस पे कॉपीराइट एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे पेटेंट एक्ट, डिजाइनिंग एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, बहुत सारे एक्ट इंडिया में भी पास हो चुके हैं जो एंटी प्लेगरिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी था, वो इसलिए ज़रूरी था कि आपके आईपीसी में प्लेगरिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई सज़ा का प्रावधान वहाँ पे नहीं है। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो प्लेगरिज्म जो है, प्लेगरिज्म का मतलब कॉमनली ये लिया जाता है कि प्लेगरिज्म का मतलब कि हम कहीं से रिटन डॉक्यूमेंट को उठा लिए। एक कॉमन जो जनमानस में या रिसर्च जो वर्कर्स हैं या एकेडमिया जो हैं थ्रू आउट ग्लोबली, उनके पास ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि प्लेगरिज्म मीन्स टू कॉपी सम टेक्स्ट। लेकिन केवल टेक्स्ट का कॉपी करना ही प्लेगरिज्म नहीं है। प्लेगरिज्म इंक्लूड्स द किडनैपिंग। हम किडनैपिंग शब्द यूज क्यों कर रहे हैं इस पे आगे आएंगे। किडनैपिंग ऑफ लैंग्वेज, थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सप्रेशन। प्लेगरिज्म जो है यहाँ पे प्लेगियरिज्म जो है ये चारों चीज़ों को, वो लैंग्वेज का मतलब चोरी हो या थॉट का चोरी हो या आइडिया का चोरी हो या एक्सप्रेशन का चोरी हो, ये चारों जो है प्लेगियरिज्म के अंतर्गत आते हैं। इस शब्द जो ये शब्द है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द है प्लेगियरियस, एक शब्द है प्लेगियरियस। इस प्लेगियरियस शब्द से आपको प्लेगरिज्म शब्द को इंग्लिश में लाया गया। सबसे पहले इस शब्द को पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में मार्शल के द्वारा यूज किया गया, जो एक रोमन पोएट थे और उन्होंने एक अपने पोएम के बारे में ये बोला कि ये मेरा पोएम है और इसको जो लैटिन शब्द है वो इसका जो प्लेगेरियस जो हमने शब्द बोला इसका मीनिंग होता है किडनैपिंग।
इसका मीनिंग होता है किडनैपिंग, माने किडनैप करने वाला। प्लेगेरियस का मतलब किडनैप करने वाला, जो किडनैप किया, और वहीं से हुआ है प्लेगेरिज्म। अब ये जो प्लेगेरिज्म शब्द है, इसके आधार पर 1620 में इसको इंग्लिश में इंक्लूड किया गया और इसको बोला गया प्लेगरिज्म। और 1620 में जब इसको इंक्लूड किया गया तो इसको बोला गया कि ये जो है एक तरह से जो एकेडमिक क्षेत्र में, अगर इसको एकेडमिया यूज कर रहे हैं तो ये एक तरह से एकेडमिक डिजॉनेस्टी, इसको एकेडमिक डिजॉनेस्टी या एकेडमिक फ्रॉड बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा कि ये जो एकेडमिक वर्ल्ड है वो डिजॉनेस्ट वर्क कर रहा है और एक तरह से ये फ्रॉडलेंट वर्क है, ये फ्रॉड है एकेडमिक सोसाइटी के द्वारा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो 2017 में यूजीसी का जो प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन जो आया 2017 में, उसने भी प्लेगरिज्म को डिफाइन किया। यूजीसी के लेटर में प्लेगरिज्म को डिफाइन किया गया है। जिस रेगुलेशन का अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इस रेगुलेशन पे भी हम बात करेंगे प्लेगरिज्म पर बात करने के बाद। लेकिन प्लेगरिज्म शब्द को भारत के विश्वविद्यालय में कैसे यूज किया जाए, तो उसको यूजीसी ने भी डिफाइन किया और बोला कि प्लेगरिज्म मीन्स एन एक्ट ऑफ एकेडमिक डिसऑनेस्टी एंड ए ब्रीच ऑफ इथिक्स। यानी प्लेगरिज्म क्या है कि ये एक एकेडमिक डिसऑनेस्टी है और इथिक्स का ब्रीच, माने इथिक्स को तोड़ना है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग समवन एल्स वर्क एज वंस ओन। इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे के किए गए काम को आप अपना बतला रहे हैं। और यूजीसी के ही डिफिनीशन में एक तीसरा लाइन दिया गया और बोला गया कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स डाटा प्लेगरिज्म एंड सेल्फ प्लेगरिज्म। यानी कि जो प्लेगरिज्म यूजीसी के द्वारा डिफाइन किया गया, उसमें बोला गया कि ये एक एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, ब्रीच ऑफ इथिक्स है, तथा इसमें इसके अंतर्गत लोग दूसरे के काम को अपना काम बतलाते हैं। और इसमें डाटा प्लेगरिज्म, अगर आप डाटा को भी कहीं से लेते हैं बगैर उसके साइटेशन का, तो वो भी एक प्लेगरिज्म है। और सेल्फ मतलब आप अपने पुराने वर्क को भी अगर आप प्रकाशित करते हैं बाद में विदाउट साइटेशन, तो वो भी एक प्लेगरिज्म है। इट इज द सेल्फ प्लेगरिज्म। और इस प्लेगरिज्म को रोकने के लिए यूजीसी ने भी अपना रेगुलेशन 2017 दिया, जहाँ पे हम लोग अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे आते हैं कि प्लेगियरिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने शुरू में ही बोला कि ये लैंग्वेज का, थॉट का, आइडिया का, एक्सप्रेशन का, सब का स्टीलिंग है, सब की चोरी है। अगर इसमें से कोई चीज़ आप चुरा रहे हैं तो ये प्लेगरिज्म है। ऐसा नहीं है कि केवल आप लैंग्वेज 2-4 लाइन चुरा लिए तो वही प्लेगरिज्म है। अब प्लेगरिज्म को अगर हम जो अभी अवेलेबल
इंफॉर्मेशंस हैं या अवेलेबल सोर्स है इस पर, लिटरेचर जो अवेलेबल हो रहा है, इसके आधार पर जो प्लेगरिज्म है उसको हम 10 भागों में बांटते हैं। यानी 10 तरह से शोध पेपर में या आपके थीसिस में प्लेगियरिज्म जो होगा वो 10 तरह के हो सकते हैं। अब ये क्या है भाई? तो पहला बोला गया क्लोन प्लेगियरिज्म। फर्स्ट वन इज क्लोन प्लेगियरिज्म। क्लोन प्लेगियरिज्म का मतलब, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि क्लोनिंग का मतलब आप भी समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। क्लोन का मतलब हुआ कि एक किसी इंडिविजुअल का सामान्य एक अगर आप कॉपी बनाते हैं तो उसको कॉमन जनरल भाषा में हम क्लोन कहते हैं। तो क्लोन प्लेगरिज्म का मतलब यही हुआ कि किसी भी दूसरे वर्क को आप इन टोटो विदाउट चेंज, कुछ आप चेंज नहीं किए, वर्ड टू वर्ड किसी भी थीसिस को, किसी भी पेपर को आपने उठाया और एक दूसरा थीसिस और पेपर बना दिया। इस तरह का अगर प्लेगियरिज्म का कोई मामला आ रहा है सामने तो इसको हम बोलेंगे क्लोन प्लेगियरिज्म। तो ये प्लेगियरिज्म जो हुआ इसको बोला गया क्लोन प्लेगियरिज्म। सेकेंड वन, दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं रीमिक्स प्लेगियरिज्म। नाम में क्या बोला गया? रीमिक्स। यानी यहां पर आप क्या करते हैं कि वेरियस सोर्स, डिफरेंट सोर्स से आप मैटर को कलेक्ट करते हैं और उस मैटर को आप मिक्सअप कर देते हैं और इस मिक्सअप के बाद एक नए डॉक्यूमेंट को आप डेवलप करते हैं, एक नया थीसिस आप डेवलप करते हैं, एक नया पेपर आप डेवलप करते हैं और उसको आप अपना प्रेजेंट करते हैं, अपना सिंगल डॉक्यूमेंट बना के, और बोलते हैं कि ये मेरा ओन वर्क है। इस चीज को बोला गया रीमिक्स प्लेगियरिज्म। इट इज द रीमिक्स प्लेगियरिज्म। चौथा जो आता है इसमें, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लेगियरिज्म। अब ये हाइब्रिड प्लेगियरिज्म क्या है? तो ये भी देखने सुनने में रीमिक्स की तरह ही है। रीमिक्स में भी बोला गया कि ये 2 सोर्स से लिया जाएगा, दोनों सोर्स को मिक्सअप कर दिया जाएगा और मिक्सअप करने के बाद एक नया डॉक्यूमेंट, एक नया वर्क तैयार किया जाएगा और उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा कि ये मेरा अपना वर्क है। तो उसको बोला गया रीमिक्स प्लेगियरिज्म। तीसरा जो है हाइब्रिड। हाइब्रिड का भी मतलब है कि 2 सोर्स से लेके आप इसको मिला रहे हैं, लेकिन यहां पे रीमिक्स से थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि इन हाइब्रिड प्लेगियरिज्म, जब प्लेगियरिज्म आप हाइब्रिड श्रेणी में हम कब लाते हैं कि जब उसको आप डिफरेंट सोर्स से लेते हैं, जो कैसा सोर्स कि जो परफेक्टली साइटेड है, कहीं ना कहीं से साइटेड है। साइटेड सोर्स से आप डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं, कॉपी को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद आप उसको एक अपना डॉक्यूमेंट बताते हैं। लेकिन करते क्या है कि आप साइटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये अंतर है आपको रीमिक्स में और हाइब्रिड में। ये जो है ये रीमिक्स में और हाइब्रिड में ये अंतर है।
रीमिक्स में क्या था कि आप दो सोर्स से लेते थे, दो सोर्स से मिक्सअप करते थे, लैंग्वेज बनाते थे, लैंग्वेज बनाने के बाद उसको आप प्रेजेंट कर देते थे कि मेरा अपना वर्क है। हाइब्रिड में क्या कर रहे हैं कि आप साइटेड मैटर्स को डिफरेंट सोर्स से कर रहे हैं, आप उसको हाइब्रिड कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। मिक्सअप करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट कर रहे हैं एक नए डॉक्यूमेंट को, लेकिन साइटेशन को आप नहीं बतला रहे हैं, विदाउट साइटेशन। तो ये हो गया हाइब्रिड प्लेगियरिज्म। चौथा जो है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सी। इट इज ए टर्म ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के जानकार होंगे उनको ये मालूम होगा कि कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है। कंट्रोल सी एक कंप्यूटर का फंक्शन है जिसके द्वारा आप किसी फाइल को कॉपी करते हैं, उसको लगता है कंट्रोल सी। तो चौथा जो प्लेगियरिज्म का टाइप है वो है कंट्रोल सी प्लेगियरिज्म, जिसको हम नाम दिए हुए हैं हम लोग चर्चा में, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल सी प्लेगियरिज्म। कंट्रोल सी प्लेगियरिज्म का मतलब कि आप किसी स्ट्रेच ऑफ सेंटेंस को कॉपी करते हैं, स्ट्रेच ऑफ सेंटेंस को कॉपी करते हैं, और मतलब टेक्स्ट के कुछ पार्ट को कॉपी करते हैं और उसको कॉपी करने के बाद एज सच आप अपने डॉक्यूमेंट में उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा अगर प्लेगियरिज्म कहीं आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल सी प्लेगियरिज्म। कंट्रोल सी प्लेगियरिज्म के बाद पांचवा जो प्लेगियरिज्म है जिस पे हम लोग बात करते हैं या जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं वो है फाइंड एंड रिप्लेस प्लेगियरिज्म। ये नाम बतला रहा है कि फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें ऐसे प्लेगियरिज्म में क्या होता है कि आप जिस टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट को कहीं से चोरी करते हैं, कहीं से आप लाते हैं और उसके बाद उसके जो कॉमन कीवर्ड्स हैं और जो कॉमन फ्रेजेज हैं, जो कॉमन कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स एंड कॉमन फ्रेजेज जो हैं उस डॉक्यूमेंट के, जो डॉक्यूमेंट को आपने किसी दूसरे फाइल से किसी दूसरे वर्क से लाया है, उसको आप क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं और उसके कॉमन फ्रेज को और कॉमन कीवर्ड्स को आप चेंज कर देते हैं। और तब क्या करते हैं कि आप एक फाइल जो बनाते हैं उस फाइल पे आप अपना क्लेम करते हैं कि ये मेरा अपना फाइल है। ऐसा अगर कहीं प्लेगियरिज्म है तो इसको बोला जाता है फाइंड एंड रिप्लेस प्लेगियरिज्म। इसको बोला गया फाइंड एंड रिप्लेस प्लेगियरिज्म। छठा जो है उसको बोला गया रिसाइकिल प्लेगियरिज्म। यहां भी नाम बतला रहा है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब कि आप अपने ही वर्क को, आपका जो वर्क है जो पहले साइटेड है, साइटेशन आपका है, उस अपने ही वर्क को आप बोरो करते हैं एक नए डॉक्यूमेंट के रूप में और अपने ही वर्क के अपने उस साइटेशन को आप रिप्रेजेंट नहीं करते। इसको बोला गया रिसाइकिल प्लेगियरिज्म और इसी को बोला गया सेल्फ प्लेगियरिज्म। ये एक तरह से सेल्फ प्लेगियरिज्म भी है। नेक्स्ट जो सातवां जो इसका भाग है प्लेगियरिज्म का, उसको हम बोलते हैं मैसअप प्लेगियरिज्म। मैसअप का मतलब क्या होता है? मैश कर देना, घाल मेल जिसको हम लोग लोकल शब्द में यूज करते हैं। और मैसअप प्लेगियरिज्म में होता क्या है कि यहां पर एक से ज्यादा
सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उसके साइटेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। डिफरेंट सोर्सेस से जो भी डॉक्यूमेंट लिए गए हैं उनके साइटेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, और एक नया फाइल उसको मिक्सिंग के द्वारा एक नया फाइल को डेवलप किया जाता है और पूरे फ्रेगमेंट्स को तोड़ दिया जाता है इसमें, इसलिए मैशअप लिखा हुआ है। और जो नए पेपर को, नए डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है उसमें प्रॉपर साइटेशन भी नहीं दिया जाता है। यानी आप इस ढंग से जो कंपोनेंट्स को आप कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने एक नए फाइल को कंप्लीट मैशिंग के द्वारा, मैशअप के द्वारा, यू मैशअप द कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट पब्लिश डॉक्यूमेंट्स विदाउट साइटेशन एंड प्रिपेयर्ड ए फ्रेश डॉक्यूमेंट अगेन बाय द प्रॉपर साइटेशन। इस ढंग का अगर आप प्लेगरिज्म को यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है मैशअप। आपने कंप्लीट मैशअप कर दिया, और ऐसे फाइल को बोला जाता है मैशअप प्लेगरिज्म। आठवां जो प्लेगरिज्म का भाग है, जो आठवां पार्ट है, इसको बोला गया 404 एरर प्लेगरिज्म। 404 को हम दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हैं? 404, दैट मीन्स फॉर नॉट फॉर। यहां से इस प्लेगरिज्म को आप समझ सकते हैं। समझने के लिए हम बोल रहे हैं फॉर नॉट फॉर। फॉर नॉट फॉर का मतलब कि आप मैशिंग भी किए, डिफरेंट साइटेशन को यूज भी किए, वेरियस सोर्स से आपने प्रिपेयर भी किया, सिंगल डॉक्यूमेंट भी बनाया, डॉक्यूमेंट का आपने साइटेशन भी किया। लेकिन जो साइटेशन आपने किया, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर, आप कंप्लीट उस सारे डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल जो पेपर्स हैं उसको नहीं देखे हैं, ओरिजिनल वर्क को नहीं देखे हैं, एक्चुअल वर्क को नहीं देखे हैं, तो आपने क्या किया कि आपने जो साइटेशन दिया वो साइटेशन फिर उसके ओरिजिनल वर्क को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी फॉर नॉट फॉर, जिस फॉर को आपने यूज किया साइटेशन के रूप में, वो उस साइटेशन का है ही नहीं, उस ओरिजिनल वर्क का, मतलब उसके ओरिजिनल वर्क का है ही नहीं साइटेशन। तो ऐसा अगर एरर आपको मिल रहा है पूरे वर्क में, तो इसको हम बोलते हैं फॉर नॉट फॉर एरर ऑफ फॉर नॉट फॉर एरर प्लेगरिज्म। नेक्स्ट इसके जो 9th पार्ट हैं प्लेगरिज्म के, वो है एग्रीगेटर प्लेगरिज्म। एक 9वां प्रकार दिया गया, इसको बोला गया एग्रीगेटर प्लेगरिज्म। सीधा बात है, यहाँ पे एग्रीगेटर मतलब जो उस प्लेगरिज्म को एग्रीगेट कर रहा है। यानी ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, यहाँ पे प्रॉपर साइटेशन भी दिया गया, साइटेशन भी प्रॉपर है, जो साइटेशन दिया गया वो प्रॉपर है, लेकिन वो साइटेशन जो यूज किया गया वो ओरिजिनल पेपर से यूज नहीं किया गया। यानी किसी और पेपर में वो साइटेड मैटर था, उस मैटर को आपने अपने वर्क में यूज किया और उसके साइटेशन को आपने मेंशन किया, एंड दैट साइटेशन डज नॉट मैच विद द ओरिजिनल वर्क। अब वो साइटेशन जो होगा उसके ओरिजिनल वर्क से मैच नहीं करेगा। अब ये जो कंपोनेंट आया, इसको बोला गया एग्रीगेटर प्लेगरिज्म। ये हुआ एग्रीगेटर प्लेगरिज्म। 10वां जो इसका भाग है, जो 10th पार्ट है,
इसको हम बोलते हैं रीट्वीट, रीट्वीट प्लेगरिज्म। यहाँ भी स्पष्ट है रीट्वीट, मतलब किसी वर्क का, किसी डॉक्यूमेंट का कहीं वर्क हुआ, किसी रिसर्चर ने वर्क किया, उसके ओरिजिनल टेक्स्ट के, उसी के ओरिजिनल वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट को आपने उठाया और आपने अपने डॉक्यूमेंट में उसको डाल दिया, कुछ स्ट्रेच को। तो इसको बोला गया रीट्वीट प्लेगियरिज्म। यानी इस 10 तरह के प्लेगरिज्म का चर्चा डिफरेंट सोर्स से मिलता है। इस 10 तरह के प्लेगरिज्म हैं। तो कॉमनली जो हम समझते थे कि, हम लोग समझते हैं कि प्लेगरिज्म इज ये एक जो कॉमन कुछ लैंग्वेज को हम उठा लिए, उस चीज़ को हम प्लेगरिज्म मानते हैं। तो ये प्लेगरिज्म जो होगा, ये कहना, क्योंकि एक थोड़े समय में हमको सब चीज़ पे थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है, तो एक इस ब्रीफ हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया कि पेपर का राइटिंग आप कैसे करेंगे, थीसिस का राइटिंग आप कैसे करेंगे, एंड नेक्स्ट प्लेगरिज्म कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि इस प्लेगरिज्म के बारे में यूजीसी के द्वारा क्या दिशा निर्देश प्राप्त है, पेपर लिखने में या डिसर्टेशन लिखने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द यूजीसी। प्लेगरिज्म का हमने ब्रीफ में चर्चा किया, इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यूजीसी ने 2017 में जो अपना रेगुलेशन अप्रूव किया, जो रेगुलेशन पास किया, उसमें क्या है, क्या दिया गया। तो इस प्लेगरिज्म पे जब बहुत ज़्यादा ये होने लगा, प्रश्न उठने लगे भारत के चारों तरफ, और एक रिपोर्ट भी आया उस समय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उस पर हम फिर डिटेल्स में भी आएंगे, क्योंकि मेरे सर मुरारी बाबू हमको एक पेंडेमिक शब्द जोड़े हैं, उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। ये उसमें एक रिपोर्ट आया था जिसमें बतलाया गया कि 15.8% ऑफ द पब्लिश्ड पेपर्स, मतलब 15.8% पब्लिश्ड पेपर ही इंडिया के केवल 15.8% पब्लिश्ड पेपर ही इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में प्रकाशित होते हैं। बाकी जो यहाँ पे जर्नल्स में पेपर प्रकाशित होते हैं, दे आर द सब स्टैंडर्ड। बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं। देन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रेगुलेशन दिया जिसको बोला गया यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2017। इसमें एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो आज हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं या जो भी पीएचडी के शोधार्थी हैं, आप लोगों का भी सपना यही होगा कि हम बड़ा हो तो रिसर्चर बने या साइंटिस्ट बने, या हम किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हों। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप में वो इथिक्स डेवलप करें, जो एक टीचिंग स्पिरिट के लिए ज़रूरी है, ये एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो उसके पहले जो कंपोनेंट्स थे 2017 यूजीसी रेगुलेशन का, उसमें एक चर्चा की गई है पीडीए के स्थापना का। पीडीए का मतलब प्लेगरिज्म डिसिप्लिनरी अथॉरिटी।
यूजीसी ने उसमें एक चर्चा किया है कि प्लेगरिज्म को हम डिटरमाइन करेंगे और प्लेगरिज्म को हम चेक करने के लिए एक प्लेगरिज्म डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का स्थापना करेंगे। शायद आप लोगों को याद भी होगा कि 19 में पांडिचेरी के वाइस चांसलर पे ही प्लेगरिज्म की बातें की चर्चा हुई थी। बहुत ज़ोर शोर से लोकसभा और में ये बात आया था और उनको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा था प्लेगरिज्म का ही मामला में। तो यूजीसी ने जो पेपर या थीसिस जो पब्लिश होगा उसके प्लेगरिज्म को 3 लेवल पे डिफाइन किया, 3 लेवल पे बांटा। क्या बांटा? तो लेवल 1 में उसने रखा कि वैसे पेपर्स जो 10 से 40% सिमिलर होंगे। प्लेगरिज्म का टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। थोड़ी लंबी हो रही है बातें, लेकिन हम चाहते हैं कि आज इस टॉपिक से संबंधित जो भी बातें हो उस पर हम लोग डिस्कस कर लें कि शोधार्थियों को और स्नातकोत्तर के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। प्लेगरिज्म में जो यूजीसी ने डिटरमाइन किया वो फर्स्ट लेवल पे उसने रखा 10 से 40%, और उसने बोला कि अगर 10 से 40% की समानता होती है किसी पेपर में या किसी डिसर्टेशन में, तो उस पेपर को, उस मैन्युस्क्रिप्ट को उसको विड्रॉ करना होगा और विड्रॉ करने के बाद इसके पब्लिकेशन के लिए 1 साल तक की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये लेवल 1 के लिए किया। लेवल 2 में रखा गया कि जो 40 से 60% तक अगर सिमिलरिटी आ रहा है, प्लेगरिज्म में सिमिलरिटी अगर 40 से 60% आ रहा है, तो वहाँ पे यूजीसी ने ये प्रोविज़न दिया। ये एकेडमिया के लिए, जो एकेडमिक्स हैं, इसमें एकेडमिक्स के फील्ड में है, उनके लिए ये निर्धारण किया गया कि जो 40 to 60% सिमिलरिटी अगर आ रहा है तो उनका पेपर तो विड्रॉ होगा ही होगा। उनको पब्लिश करने का, किसी भी वर्क को पब्लिश करने का, वहाँ पे पेपर के विड्रॉल का बात था, यहाँ पे बोला गया कि किसी भी वर्क को पब्लिश करने का, उनके द्वारा कोई भी वर्क 1 साल तक पब्लिश नहीं होगा और उनके एक इंक्रीमेंट को काट दिया जाएगा, मतलब विथहेल्ड, रोक दिया जाएगा, एक इंक्रीमेंट उनको नहीं दिया जाएगा। ये सेकंड लेवल के प्लेगरिज्म के लिए था। थर्ड लेवल में यूजीसी ने डिटरमाइन किया कि वैसे डॉक्यूमेंट्स जिनके लेवल 60% से ज़्यादा है, इनमें उन्होंने प्रोविज़न किया कि ऐसे जो पेपर्स होंगे उनको तो विड्रॉ करना ही होगा। जो एकेडमिया होंगे या जो टीचर्स होंगे जो एकेडमिक फील्ड में हैं, उनके 2 वर्ष के इंक्रीमेंट को काट दिया जाएगा और उनको 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स के लिए किसी भी तरह का रिसर्च वर्क और रिसर्च डिसर्टेशन के लिए सुपरवाइजर बनाने की अनुमति नहीं होगी। यानी उस रेगुलेशन में, एक लंबा रेगुलेशन है, उसके कुछ मुख्य पॉइंट को हम बतला रहे हैं। इस रेगुलेशन के द्वारा ये जो उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने है 3 लेवल पर उसने ये प्रोविज़न दिया। अब यहाँ पे जो 10 से 40 है, 40 से 60 है और 60 से ऊपर है, इसमें कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उसको इसमें नहीं रखा गया। मतलब इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रखा गया, जैसे कि कोई साइटेड पार्ट है उसको नहीं रखा गया है, कोई टेबल है जो रेफरेंस के द्वारा लिया गया है उसको नहीं रखा गया है, या रेफरेंस जो आप यूज कर रहे हैं उसको नहीं रखा गया है, वो उसके बाहर है। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ये प्लेगरिज्म का नेचर बतलाया गया। अब प्लेगरिज्म के
डिग्री को डिटरमाइन करते हुए, उसके नेचर को डिटरमाइन करते हुए, उसके पनिशमेंट को यूजीसी ने डिटरमाइन किया। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ साइटेशन पॉलिसी को भी रिप्रेजेंट किया। वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया गया उसमें कुछ साइटेशन के बेसिक्स को भी, जैसे अभी हमने आपको 10 तरह के प्लेगरिज्म को बतलाया, कहीं साइटेशन का है, कहीं नहीं है, कैसे यूज करना है, वहाँ पे कुछ साइटेशन कितना आप यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसी रेगुलेशन में एक प्रोविजन प्रोवाइड किया। और इसको उसमें क्या बोला गया, साइटेशन पॉलिसी। अब साइटेशन पॉलिसी में पहला जो है कि आप किसी भी कोर वर्क का, अगर किसी दूसरे के कोर वर्क का 10 वर्ड 10 वर्ड्स अगर टुगेदर एक साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, इफ यू यूज द 10 वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम एनी कोर वर्क, देन साइटेशन इज नेसेसरी। अगर आप 10 वर्ड एक साथ किसी भी कोर वर्क का पेपर में या थीसिस में यूज कर रहे हैं तो उसका साइटेशन जरूरी है। दूसरा, यूजीसी ने बोला सेकेंड पॉइंट कि इफ वी यूज, अगर आप यूज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं 40 वर्ड्स और इन एक्यूमुलेशन, एक 40 वर्ड का या उससे थोड़ा ज़्यादा हो, 40 वर्ड तक, माने 10 से 40 के वर्ड के लगभग का, अगर आप कोई सेंटेंस या कोई फ्रेगमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, उसका साइटेशन भी देना है और उसको इटैलिक करना है, यूजीसी। और इस साइटेशन के बाद उस पेपर में जितने भी थॉट्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं, जिसका थॉट्स यूज कर रहे हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहे हैं, उसको ऑथर के लिए ये ज़रूरी है कि एक आप रेफरेंस को साइट करें, आप पीछे एक रेफरेंस को लिखें और उसमें सारे कंपोनेंट्स को लिखें जो कि आपका पेपर में या आपके थीसिस में यूज हुआ है। तो दैट साइटेशन पॉलिसी है, इसको साइटेशन पॉलिसी को यूजीसी के रेगुलेशन में डाला गया। यहां पे एक और कंपोनेंट डाला गया कि अगर आप ओपन एसेस में जा रहे हैं तो ऑल टुगेदर, ऊपर जो बोला गया है 10 से 40 वगैरह जो बातें हुई हैं, वहां पे बोला गया है कि वो रेफरेंस को छोड़कर है, साइटेड कंपोनेंट को छोड़कर है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप ओपन एसेस के पब्लिकेशन में जा रहे हैं तो ऑल टुगेदर, सारे को मिलाकर, द सिमिलरिटी इज नेवर एक्सीडेड मोर देन द 30%, यानी 30% से ज़्यादा आपका सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए, ओवरऑल सिमिलरिटी सभी को मिला। और अगर ऐसा है तो इसके प्रोसीडिंग को, इसके प्रोसेसिंग को रोक दिया जाएगा। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसी में एक प्लेगरिज्म का डिफिनीशन भी दिया है जो कि हमने आपको शुरू में ही बतलाया। अब प्लेगरिज्म के बाद इस प्लेगरिज्म को हम चेक कैसे करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हम इस प्लेगरिज्म को चेक कैसे करेंगे। चेक करने के बाद फिर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कैसे प्लेगरिज्म को दूर कर सकते हैं, इस पर भी हम बातें करेंगे। और उसके बाद वैसे कोई भी छात्र अगर कुछ प्रश्न होगा तो आप मैसेज करेंगे, हम प्रश्न का रिप्लाई भी देंगे, क्योंकि अभी जब हम बोल रहे हैं तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि मैसेज क्या आ रहा है। कुछ लड़के का शायद वांटिंग भी कुछ आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं बोलने के समय।
अब ये जो कंपोनेंट्स है, नेक्स्ट जो जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम चर्चा करेंगे कि प्लेगरिज्म का चेकिंग, जो चेक होता है प्लेगरिज्म का। तो प्लेगरिज्म का जो चेक हम लोग कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। यानी एक तरह से ये क्या है, तो कंप्यूटर एडेड है, कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्रामिंग, इसको बोला गया कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्रामिंग डिटेक्शन इन कंप्यूटर असिस्टेड प्लेगरिज्म डिटेक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ये किस पे आधारित है? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल पे। टास्क सपोर्टेड सिस्टम, ये टास्क सब माने इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में फीड किया गया, उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइवल सिस्टम के आधार पे ये कंप्यूटर बेस्ड प्लेगरिज्म होता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर जिसको क्या बोला गया? प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम, PDS, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम। अब प्लेगरिज्म ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था। पहले मैनुअली जो टीचर्स होते थे, जो सुपरवाइजर होते थे, जो रेफरी होते थे, जो आपके पीयर रिव्यू किया करते थे, पीयर रिव्यू सिस्टम के अंतर्गत होते थे, जो एडिटोरियल बोर्ड हुआ करता था, जो एग्जामिनर्स हुआ करते थे, वो भी इस चीज़ को करते थे, रिव्यू करते थे, इस चीज़ को देखते थे, प्लेगरिज्म को देखते थे। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंटरनेट, जो इंटरनेट और इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो बूम आया, इसके चलते अब मैनुअल जो चेकिंग है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और इस टाइम टेकिंग के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय और परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा समय लगेंगे। हर एक चीज़ को चेक करना किसी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है, और इसके लिए ये कंप्यूटर असिस्टेड इस कंपोनेंट को डाला गया। अब यहाँ पे जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन मेथड है, इसको टेक्स्ट सिमिलरिटी डिटेक्शन भी बोला जाता है। आप जो थीसिस में या पेपर में देते हैं, उस थीसिस और पेपर में जो समानता है, जो आपके इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो समानता है, उसके आधार पे ये आपके फाइल को डिटेक्ट करेगा, और कंप्यूटर के आधार पर ये आपको कंपोनेंट्स को ये करेगा कि आप इसको बतलाएं। अब जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन मेथड है, इसके दो पार्ट हैं। एक है इंट्रिंसिक, यानी लोकल सिमिलरिटी असेसमेंट, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, यानी ग्लोबल सिमिलरिटी असेसमेंट। इसको दो पार्ट में जो बांटा गया, लोकल सिमिलरिटी असेसमेंट एंड ग्लोबल सिमिलरिटी असेसमेंट। अब ये जो लोकल सिमिलरिटी असेसमेंट है, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। लोकल सिमिलरिटी असेसमेंट की पहला तो कि जो कंपोनेंट्स ये डाला गया वो थीसिस में प्रेजेंट है, उसमें विद इन थीसिस के अंदर में क्या प्लेगरिज्म का इफेक्ट हो सकता है, कितनी स्टेटमेंट्स, डाटा, डॉक्यूमेंट्स कॉपीड हो सकते हैं विद इन यूनिवर्सिटी एंड विद इन थीसिस। इसके अलावा
इसके जो असेसमेंट हैं वो ग्लोबल सिमिलरिटी असेसमेंट, यानी ग्लोबली जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें से कितने इसको यूज किए गए, कितने प्लेगरिज्म का यूज किए गए, उनका साइटेशन सही यूज है कि नहीं, वो साइटेशन से उनका मेन मैच कर रहा है कि नहीं। इट इज़ ए क्वाइट लॉन्ग, बहुत लंबी प्रक्रिया है। और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए पुनः यहाँ पे मैं एक चर्चा करूँगा कि इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए 2011 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों को ये दिशा निर्देश दिया था, ये डायरेक्शन दिया था कि आपके यहाँ जितने भी थीसिस हैं उस थीसिस को आप इन्फ्लिबनेट में पोस्ट करें, इन्फ्लिबनेट पे पोस्ट करें, यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। अब ये यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज उन्होंने क्यों पोस्ट करने के लिए डाला? क्योंकि उनका एक डाटाबेस तैयार हो जाए। और इन्फ्लिबनेट जो है वो एक स्वायत्तशासी मतलब ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आपके थीसिस को उस पर पोस्ट करता है। क्योंकि एक डाटाबेस, मकसद क्या था? क्योंकि एक डाटाबेस वहाँ पे तैयार हो जाए और उस डाटाबेस से वहाँ पे इन्फ्लिबनेट में प्लेगरिज्म के भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। प्राइवेट भी कंपनियां हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। और वहाँ पे वो डाटाबेस अगर तैयार हो जाता तो कोई भी जब आप अपने थीसिस को, अपने विद इन थीसिस को, यूनिवर्सिटी के अंदर के थीसिस को भी अगर आप वहाँ पे चेक करते तो उससे पूरे एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी के थीसिस का कॉपी नहीं कर सकता, दूसरा यूनिवर्सिटी तीसरे यूनिवर्सिटी का कॉपी नहीं कर सकता। तो एक डाटाबेस इंडिया में तैयार होता। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें खास करके, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में ही ये समस्या है। तो बहुत सारे ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अपने थीसिस को इन्फ्लिबनेट पर डाला ही नहीं। ऐसा ही नहीं, बल्कि 2011 के पूर्व के थीसिस को डालने के लिए बोला गया था। बाद में ये भी लिस्ट आया कि ठीक है आप वो नहीं डाल सकते तो कम से कम आप अपने वेबसाइट पर सब्जेक्ट वाइज, टाइटल वाइज, टॉपिक वाइज और सुपरवाइजर और कैंडिडेट वाइज भी लिस्ट डालिए, जिससे कि डुप्लीकेसी को, प्लेगरिज्म के नेचर को रोका जा सके। शायद उसे भी सारे विश्वविद्यालय के द्वारा पालन नहीं किया गया। आज अगर हम बिहार की बात करें तो इन्फ्लिबनेट पर, मैं 2 वर्ष पहले देखा था, इधर मैंने इन्फ्लिबनेट को चेक नहीं किया है, तो इन्फ्लिबनेट पर बिहार का मात्र 8 थीसिस अवेलेबल है। 8 या 9 यही होगा। अब आप सोच सकते हैं, आप सभी छात्र हैं, कि 2009 रेगुलेशन जैसे ही लागू हुआ यूजीसी का द्वारा, 2009 में एक कंपल्सरी क्लॉज है कि आपके थीसिस इन्फ्लिबनेट पे प्रकाशित होने चाहिए। कंपल्सरी क्लॉज है। अभी पिछले महीने महामहिम कुलाधिपति के यहाँ सभी कुलपतियों की बैठक हुई थी। उसके मिनट्स में मैंने देखा कि एक क्लॉज डाला हुआ है कि विश्वविद्यालय जो हैं वो अपने यहाँ हुए पीएचडी थीसिस को इन्फ्लिबनेट पे डाले। देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम इस दिशा में सार्थक कदम तो लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये 2-3 तरह से एनालाइज करते हैं। एक तो स्पष्ट मैं बतला दूं कि वो एक सिमिलरिटी टेस्ट है।
वो ग्लोबल या लोकल जो भी हो, जो इंटरनेट पे अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो किसी डोमेन्स में नेट पे अवेलेबल है, उससे वो मैच करते हैं और मैच करके बतलाते हैं कि ये कितना परसेंट सिमिलर है। उसके जिसको आप एक तरह से बोल सकते हैं, एक तो ये करता है, दूसरा एक नेचर है जिसको हम बोलते हैं साइटेशन बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन। यानी आपने जो जो साइटेशन यूज किया है अपने थीसिस में या अपने पेपर में, उस साइटेशन से आपके डॉक्यूमेंट को वो चेक करता है कि वो साइटेशन प्रॉपरली यूज हुआ या नहीं हुआ। थर्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं फिंगर प्रिंटिंग। आप लोग भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का नाम सुने होइएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में सामान्यतः डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स के स्पेसिफिसिटी को मार्कर के द्वारा लाइज्ड किया जाता है और फिर उसके जो डीएनए ऑन क्वेश्चन होता है उसे मैच करा के ये देखा जाता है कि उसे ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां भी लगभग वही प्रक्रिया है इस प्लेगरिज्म के मेथड में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हैं, जो थीसिस आप सबमिट किए हैं, उसको वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है। आपका कंप्यूटर एडेड जो होगा उसको डाइजेस्ट कर देगा टू ए सेट ऑफ मल्टीपल सब स्ट्रिंग, छोटे छोटे स्मॉल वर्ड्स में तोड़ देगा। इसको हम बोलते हैं एनग्राम्स। और इस एनग्राम्स का वो स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करेगा, लैंग्वेज स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी का मतलब कि वो कंप्यूटर है, वो आपके वर्ड को एनालाइज नहीं कर सकता है कि आपने सही काम किया है कि गलत काम किया है या क्या किया है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज स्पेसिफिसिटी है, जो लैंग्वेज का मुंह ये है, वो तो जो मेरे विचार से जो लैंग्वेज के लोग होंगे वो ज़्यादा समझ रहे होंगे। और उस स्पेसिफिसिटी, स्ट्रिंग स्पेसिफिसिटी को वो पॉइंट आउट करके एक मिड पॉइंट थ्रेशोल्ड लेवल को डिटरमाइन करेगा कि इनके राइटिंग में वेरिएशन, लैंग्वेज वेरिएशन यहां से यहां तक आ रहा है। और तब वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि इस थ्रेशोल्ड से ऊपर या नीचे, मिनिमम और मैक्सिमम नेचर में लैंग्वेज वेरिएशन कहां कहां आ रहा है। यानी उसके ओन वर्क के नेचर को फिंगरप्रिंटिंग यहां पे क्या कर रहा है कि उसके सिमिलरिटी को, कंटेंट्स सिमिलरिटी को डिटरमाइन कर रहा है कि उन्होंने जो कंटेंट्स थीसिस में लिखा है उसमें क्या समानता है। दैट इज द फिंगरप्रिंट। दूसरा जो है बैग ऑफ वर्ड्स एनालिसिस, ये भी वो करता है प्लेगरिज्म में। वो बैग ऑफ वर्ड्स एनालिसिस यानी कुछ जो वर्ड आपके हैं इन कलेक्शन, अगर आप कहीं से उसको लिए हैं आईआर से, तो उसके माध्यम से वो उसको कॉन्टेक्ट को रिट्राइव करके ये बतलाएगा कि ये वर्ड आपने
कहाँ से कलेक्ट किया है। और थर्ड जो इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं सबट्रैक्टिंग एनालिसिस। सबट्रैक्टिंग एनालिसिस का मतलब हुआ कि जो सस्पिशियस डॉक्यूमेंट होगा, जो उसको लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट सस्पिशियस है, उस सस्पिशियस डॉक्यूमेंट को उस पूरे थीसिस के राइटिंग नेचर से उसको वो एनालाइज करेगा। ए स्ट्रिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब एक पूरे समूह को, और उस कंपोनेंट्स को एनालाइज करने के बाद वो बतलाएगा कि इसमें कितने % ऐसे जो स्ट्रिंग हैं या वर्ड्स हैं या जो राइटिंग कंपोनेंट्स है, दे आर डिफर फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे प्लेगरिज्म के नेचर्स हैं जो कि कंप्यूटर एडेड हैं, और उसके बाद वो अपना एक रिपोर्ट तैयार करता है, और उस तैयारी के बाद वो एनालाइज करता है कि आपके जो वर्क हैं या जो पेपर हैं वो कितने नेचर के। तो ये सॉफ्टवेयर डिटेक्शन सिस्टम है जो ऑटोमेटिक है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके डिफरेंट आधार्स हैं, वो आधार वहाँ पे एनालाइज किया गया होता है, उसको देख के हम कर सकते हैं। अब हम अपने व्याख्यान के नेक्स्ट सब हेडिंग पे चलते हैं, जो हमारे सर मुरारी बाबू के द्वारा जोड़ा गया था, पेंडेमिक, कॉमा पेपर राइटिंग एंड प्लेगरिज्म। निश्चित तौर पे अगर सर ने पेंडेमिक शब्द को यूज किया तो वो बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं, उनसे हम लोग भी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। कुछ बातों पे विरोध भी होता है, कभी कभी मीठी नोकझोंक भी होती है। निश्चित तौर पे आज जो भारत की स्थिति है, एंड प्लेगरिज्म का जो असर है, अभी हमने आपको बतलाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, और मोस्टली अगर देखा जाए इन पेपर्स, इन न्यूज पेपर्स, इन मोस्ट ऑफ जर्नल्स, हम जर्नल पे भी आएंगे, तो रीमिक्स प्लेगरिज्म, हाइब्रिड प्लेगरिज्म, रिसाइकिल प्लेगरिज्म एंड मैसअप प्लेगरिज्म, ये 4 ग्रुप का तो बाहर से आया हुआ है। Someone collected the facts from the other resources, mass up, and not bother to cited the source. यानी कंप्लीट वो अपने आप को, उस डॉक्यूमेंट को अपना डॉक्यूमेंट बतला देते हैं। इस पे एक बहुत, अभी तो हमने थोड़े दिन पहले बोला कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि ओनली 15.8% ऑफ द टोटल पेपर्स पब्लिश्ड इन इंडिया जो है वो क्वालिटी बेस्ड जर्नल्स में आ रहे हैं, और इस पे
एक बहुत अच्छा आलेख इंडियन एक्सप्रेस में आया था 19 जुलाई 18 को। जिसने भारत के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उसमें बतलाया गया कि 300 से ज़्यादा पब्लिशर्स भारत में हैं, इंडिया में हैं, जो कि प्रीडेटरी जर्नल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। यहां तो एक जो पब्लिशर है वो 700 से ज्यादा जर्नल प्रकाशित कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो पीयर रिव्यूड है। और जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि पीयर रिव्यूड के जिन व्यक्ति का नाम डाला हुआ है वो वेबसाइट पे, वो व्यक्ति को मालूम भी नहीं है। So that is a pandemic situation for the plagiarism and academia. यहां पे एक मैं सर्वे रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा। वो सर्वे रिपोर्ट है द इंटरनेशनल सेंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, ICIJ। इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो जर्नल्स हैं उसका एक सर्वे किया और उनका रिपोर्ट है कि 1,75,000 पब्लिकेशंस जो हैं वो पब्लिश्ड हुए डिफरेंट जर्नल्स में भारत में एक साल में। और वो सारे के सारे प्रीडेटरी जर्नल्स में, जिसमें 2-3 का उन्होंने नाम भी दिया है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, उन्होंने एक नाम दिया है OMICS, जो कि हैदराबाद बेस्ड है और श्रीनुबाबू गैडिला के द्वारा रन किया जा रहा है। इनका जर्नल क्या है भाई? तो ये 785 जर्नल प्रकाशित करते हैं और सारे मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब उनसे पूछा गया कि पीयर रिव्यू जर्नल क्या होता है, रेफरी जर्नल क्या होता है, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दे पाया, ये नहीं बतला पाए। ये आज अमेरिकन एजेंसी के द्वारा इन पे केस किया गया है और ये केस फेस कर रहे हैं। उसी तरह से गाजियाबाद के जो IOSR, उसी सर्वे में ये नाम दिया आया है। और अन्वेषिका पब्लिशिंग हाउस कानपुर, साइंस डोमेन हुगली, ये पिनाकी मंडल के द्वारा चल रहा है। इनके बारे में ये कपल हैं, इनके बारे में बतलाया जाता है कि ये सिंपली ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये खुद एडिटिंग कर लेते हैं। गाजियाबाद में जो है IOSR, ये एक कंप्यूटर पे 27 जर्नल चलाते हैं। इस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे भी जर्नल्स बतला गए हैं, बहुत सारे जर्नल्स का नाम है, कितना यहाँ पे डिस्कस किया जाए।
बातें भी लंबी होती जा रही हैं। तो कहने का ये सीधा सा तात्पर्य है कि इस जर्नल्स में लोग पब्लिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने सीवी को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये जर्नल्स वैलिड है या नहीं है। आप ऑनलाइन पे जाते हैं, ऑनलाइन पे आपको जो दिखलाया जाता है वो सत्य है या नहीं है, आप उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। इसमें कई ऐसे, इसी रिपोर्ट में कई ऐसे जर्नल्स के नाम दिए गए जो लिखते हैं कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। यूजीसी का लिस्ट जब देखा जाता है तो उनका उसमें नाम नहीं होता है। यूजीसी के नाम से एक और मुझे याद आ गया, एक मेंबर थे बहुत बड़े, एससी लखोटिया, प्रोफेसर इमरिटस हैं बीएचयू के। पहली बार जब यूजीसी का जर्नल का लिस्ट यूजीसी इनलिस्ट हो रहा था तो लखोटिया सर उसके मेंबर थे, और जब वेब पे आया वो लिस्ट तो लखोटिया सर ने वहाँ उस कमिटी से रिजाइन दे दिया। रिजाइन का कारण क्या था? उन्होंने कारण में लिख के दिया कि ये मोर देन माने थाउजेंड्स ऑफ द जर्नल्स दैट आर बोगस, ये बोगस जर्नल्स हैं, बट दे आर इंक्लूडेड इन द यूजीसी लिस्ट, और उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया। उसके बाद हालांकि सेकेंड लिस्ट जारी हुआ जिसमें कि लगभग हमको अंदाजा है कि 4000 से ज़्यादा जर्नल्स को के नाम को हटाया गया। तो नाउ इस जर्नल्स को जो ऐड किया गया कैरियर से, सॉरी पब्लिकेशन को जो ऐड किया गया कैरियर से, इसके चलते क्या हुआ कि पीडेटिव जर्नल्स के नंबर बढ़ गए। कुछ भी लिख दो, पैसा दे दो, छप जाएगा। तो मैं आप सभी अभी नए छात्र हैं, इस कैरियर की तरफ आप लोग आना चाहते हैं, तो एक बात स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि द नंबर ऑफ द रिसर्च पेपर इज डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस। आपका नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। आपका 5 ही जर्नल हो, पेपर हो, लेकिन वो क्वालिटी रखता हो, क्वालिटी हो। आप जो भी यूजीसी के गाइडलाइंस देखेंगे उसमें क्वालिटी पे ज़्यादा महत्व दिया गया है, नंबर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता। ऐसे ये भी अफसोस की बात है कि यूजीसी के जो भी दिशा निर्देश होते हैं नियुक्ति या प्रोन्नति से संबंधित, वो राज्य विश्वविद्यालय में तत्क्षण लागू भी नहीं होते। इसका भी दुष्परिणाम उच्च शिक्षा पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक ही दोषी हैं। अब यहां पे जो शोध छात्र हैं और जो शोध निदेशक हैं, उनको अपने प्रोफेशनल इथिक्स का ध्यान रखते हुए ये मिक्सिंग जो आ रहे हैं, जो मिक्स्ड पेपर्स आ रहे हैं डिफरेंट सोर्स से, अब हम बिहार के हैं, इंग्लैंड का पेपर का मिक्सिंग कर लिए, इंग्लैंड के पेपर का कर लिए, जर्मनी के पेपर का कर लिए, और कोई लोकल पब्लिकेशन से पेपर्स के वहां पे पब्लिश कर लिए। तो
ऐसे जो भी पब्लिकेशंस होंगे दे हैव नो एकेडमिक वैल्यू, उसका कोई भी एकेडमिक वैल्यू नहीं। तो ये जो सिचुएशन डेवलप किया है पूरे एकेडमिक सोसाइटी में पब्लिकेशन के प्रति, चलो पब्लिश करो, चलो पब्लिश करो, चलो पब्लिश करो, कहां पब्लिश करो? इन रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स। और जैसे आप रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में जाएंगे तो प्रीडेटरी जर्नल्स का जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो खत्म होगा और प्लेगरिज्म पे भी लगाम आएगा। अब जो प्लेगरिज्म की बातें हो रही हैं, इसका एक्शन में आईपीसी में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आईपीसी में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। इसका प्रोविजन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में है। इधर कुछ शिक्षकों पे या कुछ प्रीडेटरी जर्नल पब्लिशर्स पे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और जो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 जो पास हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ आए हैं जिसमें कि प्लेगरिज्म को वो या वीडियो का हो या साउंड का हो या उसको क्या बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो या आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ये सबको उसमें इंक्लूड किया गया। इन सारे चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया, तो जिससे कुछ उस पर अंकुश आएंगे। अब अंतिम जो सब हेड है जहाँ पे हम आएंगे, बहुत लंबे समय से हम लोग बैठे हुए हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि हम प्लेगरिज्म को पेपर राइटिंग में या थीसिस राइटिंग में कैसे अवॉइड करें, कैसे दूर करें, कैसे कम से कम, एकदम जीरो तो थोड़ा अभी तत्काल मुश्किल लगता है, लेकिन कम कैसे करें। तो कुछ तो साइटेशन की बातें हैं जो कि हमने बतलाया। यूजीसी ने साइटेशन का दिशा निर्देश डिटरमाइन किया है, उसको आपको हमने बतलाया। दूसरा हमने कुछ बताया कि प्लेगरिज्म कितने तरह के होते हैं, तो उस प्लेगरिज्म से आप दूर रहें, वैसा प्लेगरिज्म आप नहीं करें, उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट जो बातें हैं वो क्या क्या आप करें अपने शोध कार्य में, इन सब सारे चीज़ों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी के कोर्स वर्क में प्लेगरिज्म की पढ़ाई को ही कंपलसरी किया। लेटर इशू किया गया कि आप प्लेगरिज्म के बारे में पीएचडी कोर्स वर्क में पढ़ाएं, उनको जानकारी दें, बच्चों को जानकारी दें। यानी एकेडमिक इथिक्स एंड एकेडमिक मोरालिटी की जानकारी पीएचडी शोध छात्रों को क्लास रूम के रूप में दिया जाए। इसी दिशा में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अब आप कैसे इसको क्या क्या करें। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क आप लिखने जा रहे हैं और इसमें जिस कोर पेपर का और ओरिजिनल पेपर की आवश्यकता आपको हुई है, उसको आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, केवल पढ़ने के लिए नहीं,
उसको अंडरस्टैंड करें, रीड विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। यानी उस कोर वर्क के लिए, उस वर्क जो आपका है, उसका जो आपका वर्क है और कोर पेपर्स जो भी आपके पास हैं उसको अवेलेबल करिए, हैं तो ठीक है, नहीं है तो अवेलेबल करिए, और उसको बार बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए और तब आप अपने राइटिंग की तरफ जाइए। आपका एक थॉट होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बोला कि प्लेगरिज्म में थॉट का भी आप चोरी नहीं कर सकते हैं, आप लिटरेसी का चोरी नहीं कर सकते हैं, आप लिटरेचर का चोरी नहीं कर सकते हैं, आप थॉट का चोरी नहीं कर सकते हैं, आप आइडिया का चोरी नहीं कर सकते हैं, आप किसी के एक्सप्रेशन का, वो पिक्चोरल क्यों नहीं हो, क्योंकि पिक्चोरल एक्सप्रेशन भी अब आ गया आपके कॉपीराइट एक्ट 2012 में। तो आप उसको अपना डेवलप करें, आप अपने हाइपोथेसिस के अनुसार, आप अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार, और तब उसको लिखें। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि वर्ड और सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस या स्ट्रेच ऑफ सेंटेंस या पैराग्राफ या वर्ड, आप किसी भी ओरिजिनल वर्क का कॉपी नहीं करें। अगर कॉपी करना है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिशा निर्देश जो दिया गया है उसके अनुसार करें। अगर 10 तक है तो क्या करें, 10 से 40 तो है तो क्या करें, 6 तक है तो क्या करें, उसको आप उसका पालन करें। तीसरा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स कोर पेपर ले रहे हैं, कोर पेपर को यूज कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च पेपर को यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर साइटेशन दे। उसका साइटेशन इंपॉर्टेंट है, उसका प्रॉपर साइटेशन दे। और अगर वो आपका ऑनलाइन पेपर है, आजकल है ऑनलाइन है, बहुत सारे जर्नल्स, बहुत अच्छे जर्नल्स हैं जो ऑनलाइन हैं, ओपन एक्सेस में हैं, जैसे ICMR का है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। प्रीडेटरी जर्नल्स को यूज नहीं करें, जो कि वेल रिकॉग्नाइज जर्नल्स हैं, या वैसे पेपर जिनका URL नंबर है, यानी एसेशन डेट, ऑनलाइन एसेशन डेट, एसेस डेट, जिस डेट को एसेस किया गया, और URL, ये दोनों जरूर मेंशन करें रेफरेंस में। इसको आपको मेंशन करना जरूरी है। चौथी बात हो गई। पांचवी बात कि अगर कोई कोटेशन आप कहीं से लेते हैं या फ्रेज कहीं से लेते हैं, किसी मूल पेपर से लेते हैं, किसी मूल वर्क से लेते हैं, तो उसको इन्वर्टेड कोमा में दें। UGC भी बोल रही है, इटैलिक करें, UGC भी बोल रही है, और उसका प्रॉपर साइटेशन पूरा मेंशन करें कि आपने इसको कहां से लिया, उसको आप अपना नहीं बतावें। अब इस प्रक्रिया में, इस राइटिंग के प्रक्रिया में, आपने जो भी साइटेशन लिया, जो भी पेपर कंसल्ट किया, जो भी जहां से भी यूज किया, जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब को आपको एक रिफरेंस में डालना है। लास्ट में एक रिफरेंस होना चाहिए, उस रिफरेंस में आप उस सारे को डालें। अब रिफरेंस डालने के दो तरीके हैं। अगर आप लोग पेपर पढ़ते होइएगा, देखते होइएगा, तो दो तरीके हैं, एक अल्फाबेटिकल होता है, एक न्यूमेरिकल होता है। तो आपको जिस जर्नल में भेजना है पब्लिकेशन के लिए, अगर थीसिस है तो जनरली अल्फाबेटिकल ही यूज होता है, वहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत रेयर कहीं यूज होते होंगे।
लेकिन अगर आप पेपर भेज रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। तो जिस जर्नल में आपको भेजना है उसको आप देख लें कि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल मोड यूज हो रहा है या न्यूमेरिकल मोड यूज हो रहा है। अगर न्यूमेरिकल हो रहा है तो न्यूमेरिकल ही आप लिखें, अगर अल्फ़ाबेटिकल हो रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल लिखें। इन सारे को जब आप पेपर को तैयार कर लेते हैं और भेजने को आते हैं, या थीसिस जब तैयार कर लेते हैं, तो लास्ट में बिफोर सबमिशन ऑफ द पेपर एंड बिफोर सबमिशन ऑफ द थीसिस आप उसके रिफरेंस को डॉक्यूमेंट के रिफरेंस जो आपने डाला है उसको क्रॉस वेरीफाई कर ले। पहले तो आपने डॉक्यूमेंट से रेफरेंस तैयार किया, अब आप रेफरेंस से डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई कर लें कि कहीं वो गलती तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो गलती होगा तो वो 404 प्लेगरिज्म के अंतर्गत आ जाएगा, और आपका सही भी काम होगा तो भी वो 404 के अंतर्गत आपके रिपोर्ट में प्रदर्शित हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप खुद भी, बहुत सारे प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप खुद भी अपने डॉक्यूमेंट्स का प्लेगरिज्म रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में जो भी हमसे श्रद्धेय सीनियर जुड़े सभी से को मैं प्रणाम करता हूं, और जो भी छात्र जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो लाभान्वित हुए होंगे, और फिर अगले व्याख्यान में हम नए टॉपिक के साथ अगले वीक में आएंगे। तब तक आप यहाँ पे इस व्याख्यान में जो दिए गए हैं उसका पालन करें। अगर कोई प्रश्न हो किन्हीं के पास तो आप ये कर सकते हैं, हमको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर किन्हीं के पास अगर प्रश्न हो तो आप कम्युनिकेट करें। थैंक यू सर, प्रणाम करते हैं सर। आप हमको थैंक्स नहीं दीजिए सर, आशीर्वाद दीजिए। मुरारी सर आप ही को बोल रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप थैंक्स क्यों दे रहे हैं? हेलो, और किन्हीं का प्रश्न कुछ? हाँ ब्रजेश, पूछ रहो। और किन्हीं का अगर कोई प्रश्न हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? शायद कहीं कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, थैंक्स नाउ, सी यू अगेन। सुगुन, सुगुन, शेयर कर दिए टाइमलाइन पर, बट पूछ रहा था शेयर तो कर दिए, शेयर कर दिए हैं।